अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, याली मदद, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी खुशी है और आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं ज़िंदगी में। तो चलें, हर वीडियो के शुरू होने से पहले दो बातें करनी है। पहली बात यह है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ। वाह 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 वाह। और फिर दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ, चाहे वो मेरी पुरानी वीडियोस हो जो मैं पोस्ट कर चुका हूँ और अभी जो वीडियोस जो मैं आगे जाके पोस्ट करूँगा इंक्लूडिंग दिस वन, जो कुछ भी मैं अपनी इन वीडियोस में कहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तालीम, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए। प्लीज़ इसको लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा, क्योंकि ये लीगल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जब भी आप लोग एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, चाहे वो 1031 के बारे में हो या चाहे वो 1031 के बारे में नहीं हो, आप लोगों को पता है आप लोगों को हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अपने टैक्स अटर्नी, अपने सीपीए और अपने स्टेट अटर्नी के एडवाइस के मुताबिक बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में एज ऑलवेज बहुत रिस्क होता है। कभी कभी कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, लेकिन नेवरथलेस रिस्क तो होता है ना उसके अंदर। तो इसलिए आपको कभी गारंटी नहीं होती ना कि आप पैसे बनाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ड्यू डिलिजेंस अपनी करनी चाहिए और अपने टैक्स अटर्नी, सीपीए और स्टेट अटर्नी से गुफ्तगू करके आगे बढ़ना चाहिए। सही है। चलें, अब इस वीडियो के अंदर मैं ज़रा एक कॉमन सी मिस्टेक एड्रेस करना चाह रहा हूँ और एक कॉमन सा सवाल भी है ये जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। तो वो ये है कि अभी आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग 1031 करते हैं ना, जो भी आपकी वो जो प्रॉपर्टी आप बेचते हैं उससे जो भी प्रोसीड्स निकलते हैं ना, उन सारे एक एक पैसे को आपको अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट करना होता है। और कोई पैसा अगर आपके हाथ में रह गया उन प्रोसीड्स में से, वो उसको कहलाते हैं बूट, BOOT, जिस पे आपको टैक्स पड़ जाएगा साल के एंड पे। और आप लोगों को ये भी पता है वो टैक्स किस रेट पे पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को चेकआउट किया, वो ये है कि अगर आपने अपनी उस बेचने वाली प्रॉपर्टी को 1 साल से ज़्यादा पकड़ के रखा तो ये सिंपल सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ जाएगा उस बूट के ऊपर। लेकिन अगर आपने 1 साल से कम पकड़ के रखी उस प्रॉपर्टी को और फिर भी आपने 1031 करने की कोशिश की और कर भी लिया, जो कि आपको पता है मैं रेकमेंड करता हूँ आप ना करें, लेकिन अगर हो गया तो फिर ये लंबे जो ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट्स है ना यहाँ पर, ये अप्लाई करेंगे आपके ऊपर। और ये एज आप देख सकते हैं इसकी लेंथ और लंबाई के मुताबिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और टैक्स भी पूरा 37% के पास जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम लेवल क्या है। लेकिन आज जो है ना, मैं एक और चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ और उसको कहते हैं डेट बूट। और इसको क्या, इसका मतलब क्या है, यानी कि जब आप अपनी जो प्रॉपर्टी बेचते हैं ना उस पर लेट से $5 लाख का मॉर्गेज था और अभी आपने जो रिलिंक्विश रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी जो खरीदी है ना उसके ऊपर आपने जो है ना $1 लाख का मॉर्गेज रख लिया। वेल, इसमें मसला ये है कि वो जो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी उस पर 5 लाख मॉर्गेज था, नई वाली के ऊपर 1 लाख है, तो वो 4 लाख का डिफरेंस है वो। और उस 4 लाख के डिफरेंस पे आपको टैक्स पड़ सकता है साल के एंड पे, इवन अगर आप लोगों ने अपने सारे प्रोसीड्स जो है ना सारा पैसा उस नई वाली प्रॉपर्टी के अंदर डाल दिया, लेकिन डेट जो है ना उसकी कम है। और वो डेट जो है ना इनकम कहलाती है IRS की नज़रों में, और IRS उस पर टैक्स करेगी आपको। और वो भी जैसे रेगुलर कैश बूट को टैक्स करती है, उसी तरह जैसे हमने बात की थी उस डेट बूट को भी टैक्स करेंगे, जो कि वो पैसा आपकी जेब में आ नहीं रहा लेकिन उनकी नज़रों में आ रहा है और उनकी नज़रों में आपको वो टैक्स करेंगे। तो ज़रा एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, ताकि आप लोगों को ज़रा बेहतर समझ आइए। तो लेट्स से ये एक सेकंड 37% को सीधा कर दूं। हाँ, तो लेट्स से ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, तो इसकी प्राइस थी लेट्स से $1 मिलियन की प्राइस थी इसकी, और इसके ऊपर जो कर्जा था वो $5 लाख का कर्जा था। कोई मसला नहीं है। तो एज ऑलवेज अगर आप लोग इसको इन नंबर्स को अभी देखें ना, तो $5 लाख आपकी जेब में आ रहे हैं ना इसको अगर आप बेचेंगे, तो ये आपकी जेब में आए $5 लाख 1031 के जो प्रोसीड्स हैं, ये आपने 1031 के अंदर डाला, आपने हमें हायर किया या एक दूसरी 1031 की कंपनी को हायर किया और इसको इसके साथ 1031 शुरू किया और हमने ये आपके $5 लाख पकड़ के रखे। तो अब क्या होगा, तो लेट्स से आपने ये वाली जो प्रॉपर्टी बड़ी वाली ये ख़रीदी जाके, ये $2 मिलियन की है, कोई मसला नहीं है, दैट्स इवन बेटर। लेकिन मसला ये है आपने ये $5 लाख इसके अंदर डाउन कर दिया आराम से, तो फिर $1.5 मिलियन बच गए। लेकिन फिर आपने कहा कि यार मैं इस प्रॉपर्टी पे कर्जा नहीं डालना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ इस पे एज कम कर्जा हो एज पॉसिबल। तो फिर आपने अपनी जेब से पैसा निकाला और इस 5 लाख के साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर डाला, और लेट से आपने क्या कहते हैं $1.4 मिलियन डाल दिए इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो फिर आपका 1.4 प्लस $500,000 $1.9 मिलियन निकलते हैं जो आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट कर दिए। तो ये हुई बात, ये कैश आपका अपना निकला।
तो ये दोनों आपने मिला के इस प्रॉपर्टी के अंदर डाल दिए ये पैसे, और अब आपकी डेट जो है ना, आपका जो कर्जा है $1 लाख का कर्जा है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अब ये वाला जो कर्जा है ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि एज ऑलवेज जब भी आप 1031 करते हैं ना, आपको बड़ी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आपकी इस बेचने वाली प्रॉपर्टी के इक्वल हो या ज़्यादा हो, वो पहली रिक्वायरमेंट होती है, ये आपने सेटिस्फाई कर ली यहाँ पर। दूसरी रिक्वायरमेंट ये, आपका ये जो सारे प्रोसीड्स है ना, इन दिस केस ये 5 लाख सारी इस नई प्रॉपर्टी के अंदर जाने चाहिए, कोई पीछे नहीं रह जाना चाहिए। और अब तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप कर्जा लेंगे इस प्रॉपर्टी पे, इसका कर्जा जो है ना आपकी बेचने वाली प्रॉपर्टी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर $1,000 से भी ज़्यादा हो वो भी सही है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और इन दिस केस इससे $4 लाख कम है। ये आप अगर इस $5 लाख के कर्जे को लें और इस नए वाले $1 लाख के कर्जे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो $4 लाख का कर्जा निकला, और इसको कहते हैं डेट बूट, या फिर इसको मॉर्गेज रिडक्शन भी कह सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, सेम ही ऑलमोस्ट मतलब है, डेट रिडक्शन कह देते हैं इसको। और आईआरएस जो है ना, इस वाले नंबर पे आपको टैक्स करेगी साल के एंड पे, जो कि मुझे समझ आता है ये एक्चुअल पैसे नहीं है, ये एक्चुअल कैश नहीं है जो आपकी जेब में आया है, लेकिन आईआरएस की नज़रों में ये टैक्सेबल कैश है जिस पे आपको टैक्स करेंगे ये साल के एंड पे। और टैक्स कैसे होगा, जैसे आपकी जो रेगुलर जो बूट होती है ना, रेगुलर बूट जिसके बारे में हमने बात की, जैसे वो टैक्स होगी उसी तरह ये भी टैक्स हो जाएगा। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को 1 साल से ज़्यादा पकड़ के रखा तो ये 4 लाख आपके डेट बूट जो है ना इन रेट्स पे टैक्स हो जाएगी। अगर उससे कम रखा तो फिर ऑफ कोर्स इन रेट्स के ऊपर टैक्स करेगी, डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम लेवल क्या है ऑफ कोर्स। तो अब ये $4 लाख का इस पे आपको टैक्स लग सकता है। तो अब आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, सिंपल, ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा। बस मेक श्योर करेगा कि जब आप ये प्रॉपर्टी जाके खरीदेंगे ना, ये $5 लाख के प्रोसीड्स आप पहली बात है सारे इंजेक्ट कर दे इसके अंदर, तो फिर कितने पैसे रह गए, $1.5 मिलियन। तो $1.5 मिलियन का लोन ले लें इस पे, बस सब कुछ ठीक ठाक है फिर, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे $5 लाख की डेट थी इस बेचने वाली प्रॉपर्टी पे, अब $1.5 मिलियन की डेट इस नई वाली प्रॉपर्टी पे आ गई, आपने वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर दी, तो अब तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कर्जा नहीं चाहिए इस प्रॉपर्टी पे, आपको फिर अगर कर्जा कम करना है तो दैट्स नो प्रॉब्लम, जस्ट मेक श्योर करेगा ये कर्जा इस नंबर से ज़्यादा कम ना हो, क्योंकि फिर मसला हो सकता है। लेकिन आपका फिर अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर आप बस मेक श्योर कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर जो है ना $1.5 मिलियन का कैश लेके आए। तो ऑफ कोर्स आपके पास $5 लाख का कैश तो ये रहा, फिर आप कहीं से $1.5 मिलियन की अपनी जेब से कैश अरेंज करें और इस प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट कर दें, और फिर पूरा $2 मिलियन की आपने ख़रीद ली और इस पर कोई कर्जा नहीं होगा, तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आपको कर्जा नहीं चाहिए तो आप कर्जे को कैश के साथ ऑफसेट कर सकते हैं आराम से, और वो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतनी नॉलेज थी मेरे लिए आप लोगों को देने के लिए। मुझे उम्मीद है ये नॉलेज अच्छी खासी वैल्यूबल थी। मुझे समझ आता है ये वीडियो थोड़ी लंबी थी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे कोई सवाल है, आप लोग प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो उतने तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में देखूंगा। तो उतने तक अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल, या अली मदद और नमस्ते।